तो वेलकम बैक एंड अगेन हम इस लेक्चर में अपना पेपर 2 इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। अच्छा, कल मैंने एक चीज़ बताना मैं भूल गया और मुझे अभी अभी याद आई कि पेपर 2 में तकरीबन आपके पास होते हैं 2 घंटे, तकरीबन 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट्स। तो उसमें से होता ये है कि बच्चों को टाइम मैनेज करना नहीं आता, स्पेशली फॉर सी आर क्यूज़ पोर्शन, जिसमें 17 मार्क्स का आपके सी आर क्यूज़ होते हैं। तो मैं अगर अपना बताऊं, और जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं सी आर क्यूज़ को टाइम मैनेज करने के लिए, 17 मार्क्स का है, तो तकरीबन 25 मिनट्स आप जो है, बल्कि 25 मिनट्स भी नहीं, टोटल आपके पास 2 आवर्स हैं, यानी कि 120 मिनट्स। टाइम मैनेजमेंट को देख लो, मैं जो बता रहा हूँ इसी तरह फॉलो करना है बोर्ड में भी और आगे पेपर्स में भी। इंग्लिश पेपर 2 के अंदर 120 मिनट्स आपके पास इन टोटल होते हैं, जिसमें से 30 मिनट्स यानी कि हाफ आवर आपको देना होगा सी आर क्यूज़ को। के हाफ आवर्स आपको दिए देना होगा सी आर क्यूज़ को। फिर आपके पास आ जाते हैं, हम क्या कहते हैं, आइदर के ऊपर। उसमें आपको ईमेल लिखनी होती है या फिर लेटर लिखना होता है, दैट इज़ ऑफ 10 मार्क्स। तो इसके लिए आपको तकरीबन, जो 10 मार्क्स का होता है, इसके लिए तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, 20 से 25 मिनट्स आपको उसको देने पड़ते हैं। लास्टली आपके पास आता है 18 मार्क्स का आइदर, जिसमें आपको एस्से कंपोज करना होता है। एंड फॉर दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इसमें टाइम कंज्यूम करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस पेपर 2 का, उसके लिए आपको कंपोजिशन राइटिंग के लिए आपको तकरीबन 45 मिनट्स चाहिए होते हैं। 45 मिनट्स। तो अब आप अगर अंदाज़ा लगाएं, 30 + 20 50 मिनट्स, और 50 प्लस आपका 45 हो गया 95 मिनट्स। 95 मिनट्स आपके यहाँ पर यूटिलाइज हो गए, तो आपके पास पीछे बचे कितने? तकरीबन आपके पास पीछे बचे 25 मिनट्स, जिसमें से आपने 30 मिनट्स सी आर क्यूज़ को दिए, 20 से 25 मिनट्स आपने जो दिए लेटर राइटिंग को या फिर ईमेल को। लेटर या फिर ईमेल को 25 मिनट्स दे दें, कोई मसला नहीं है, ईमेल को। और 45 मिनट्स आपने दिए कॉम्पोजिशन को, एस्से को। आपके पास बीच में बचे 25 मिनट। यहाँ पर अब डिस्प्यूट ये आता है कि अब इसको भी हमें मैनेज करना है। पूरे 25 मिनट्स अगर हमारे पास बच रहे हैं, तो वो हम कहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे? वो हमें यूटिलाइज़ किस सेक्शन में करने हैं, आइए इसको देखते हैं। तो अब करना ये होगा आपको कि जो 25 मिनट्स बचे हैं, इनमें से 5-5 मिनट सबके एक्स्ट्रा बढ़ाओ, यानी कि सी आर की उसको 30 से 35 मिनट्स कर लो। 35 मिनट्स दो सी आर की उसको। अब ये एक्चुअल फाइनल है मेरे पास, ये फाइनल रिजल्ट है मेरे पास, इसको हम कंक्लूड करेंगे। तो 35 मिनट्स आप देंगे सी आर की उसको, और 25 से यानी कि 30 मिनट्स आप देंगे लेटर या फिर ईमेल को, और 50 मिनट्स आप देंगे एस्से को। बचे आपके पास पीछे 10 मिनट। अच्छा, अब एस्से को 50 मिनट्स में हमें किस तरह एस्से राइटिंग को डील करना है, वो हम एस्से राइटिंग जब पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा किस तरह 45-50 मिनट्स को आपको डील करना है। आपके पास बचे अब टोटल 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में या फिर 15 मिनट में आपको अपना P2 को रिवाइज करना है, मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। कोशिश करना कि 10 मिनट्स नहीं, 15 मिनट्स रखो रिवीजन के लिए। 15 मिनट आपके पास रिवीजन के लिए होने चाहिए। 15 मिनट आपके पास रिवीजन के लिए होने चाहिए। ठीक है। और 15 मिनट में आप क्या करोगे? आप सी आर क्यूज़ पर आओगे, सी आर क्यूज़ की स्पेलिंग्स देखोगे अपने, जो आपने लिखा था सी आर क्यूज़ के अंदर। तकरीबन 5 मिनट इसको दो। 5 मिनट आप सी आर क्यूज़ को रिवीजन में दो। ठीक है। 5 मिनट आप लेटर को रिवाइज करो। 5 मिनट के अंदर स्पेलिंग्स देखो आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर हैं, 5 मिनट के अंदर। और बाकी आप बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ऐसे राइटिंग को आप टाइम नहीं बढ़ाओगे, ऐसे राइटिंग को आप 45 मिनट्स ही रखोगे, 50 मिनट्स नहीं करोगे। ठीक है। हाँ, सी आर क्यूज और इसको आप लेटर को कर सकते हो, मगर ऐसे को आप 45 मिनट्स ही रखोगे। तो आपके पास पीछे यहाँ पर बच जाएंगे अब टोटल मेरे ख्याल से, आई गेस 35 मिनट्स आपके हो गए सी आर क्यूज के, और 30 मिनट्स आपके हो गए लेटर के, और 45 मिनट्स हो गए आपके एस्से के। तो ये आपके पास हो गए अगेन 110 मिनट्स हो गए ये तो। ओके। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट आ रहा है। चलो फिर एक काम करते हैं,
एक काम ये करते हैं, मैं इसको दोबारा से इरेज करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर देखो। टाइम मैनेजमेंट अगर जिसने कर लिया ना पेपर 2 के अंदर इंग्लिश में, वो फुल मार्क्स ले गया, और जिसने नहीं की जब भी तो मुझे इस वक्त मुश्किल हो रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास टोटल 120 मिनट्स हैं P2 के अंदर, तो ये फाइनल स्केड्यूल नोट कर लो। 30 मिनट्स दो CRQs को, अब नहीं बढ़ेंगे। 30 मिनट्स फाइनल है CRQs के लिए। 25 मिनट्स दो लेटर को या फिर ईमेल को, लेटर/ईमेल, और इसमें से 45 मिनट्स दो अपने एसे को। अब काउंट कर लेते हैं। 30 + 25, वेट अ मिनट, 30 + 25 + 45, टोटल 100 मिनट्स आपके यूटिलाइज हो गए। बचे आपके पास 20 मिनट। 20 मिनट्स आपके रह गए। आपने पेपर 20 मिनट पहले कर लिया, ठीक है। उस 20 मिनट में आपको 5 मिनट्स में रिवाइज करना है CRQs का सेक्शन को, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स देखनी है। 5 मिनट्स में आपको जो है लेटर और ईमेल को चेक करना है, फॉर्मेट वगैरह चेक करना है। और 10 मिनट्स में आपको 10 मिनट के अंदर अंदर आपको एसे को रिवाइज करना है। स्पेलिंग्स देखनी है, कॉमास देखने हैं, पंक्चुएशंस देखनी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखनी है। वो सब अभी हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, नो प्रॉब्लम। पूरा डील करेंगे हम, चाहे हमें जनवरी पूरा लग जाए, हम इंग्लिश को और उर्दू को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आप P2 को मैनेज कर सकते हो। सो इसको नोट कर लीजिए, इस पूरे फॉर्मेट को जो मैंने बताया है। 10 मिनट बहुत हैं ऐसे की नहीं है। अगर आपने 3 पेज का लिखा है तो 2.5 3 4 मिनट एक पेज को तो हो जाएगा इंशाल्लाह, रिवीजन की नहीं, क्योंकि रिवीजन के बगैर आपका इंग्लिश का पेपर हो ही नहीं सकता, नंबर ले ही नहीं सकता अगर आप, क्योंकि रिवीजन में मेरी इतनी गलतियाँ निकलती नहीं पेपर के बाद, तकरीबन 15 से 20 मिस्टेक्स निकलती थी मेरी रिवीजन के अंदर जब मैं अपना रिवाइज करता था पेपर करने के बाद। यानी कि मेरे तकरीबन 15 से 20 मार्क्स जा रहे होते थे ज़बरदस्ती के, तो मैं उनको कवर करता था रिवीजन के अंदर। एंड दैट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट ओवर हेयर। अच्छा, रिवीजन का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि पूरी चीज़ों को आप पढ़ रहे हो, सिर्फ स्किम करना इस तरह के से द बेस्ट टू डिलीवर अ गुड प्रेजेंटेशन, इस तरह आप खुद स्किम करो, और आपको जहाँ फुल स्टॉप कॉमा मिस्टेक नजर आए आप उसको चेक करके टिक करके सही करके, यानी कि काट के, एक ही में बड़ी अच्छी बात है, कट करके दोबारा वर्ड को लिखने में नंबर नहीं कटते, मगर ज़्यादा कटिंग भी नंबर काट सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक लाइन में 3 4 वर्ड्स मैंने कट कर दिए तो आपके नंबर गए। एक वर्ड को एक लाइन में कट कर सकते हो, कोशिश करो कि कटिंग भी ना हो। तो रिवीजन में भाई अमूमन पता है क्या करो, अमूमन करो जब आप लिख रहे हो ना उसको फर्स्ट टाइम, तो आप जब भी अच्छा कर लो उसको, तो रिवीजन में आपको टाइम करना ही नहीं पड़ेगा। तो कोशिश ये करो कि रिवीजन के लिए हर चीज़ नहीं छोड़ो, जब लिख रहे हो उसी वक्त अच्छी तरह लिखो, दैट्स इट। तो टोटल तकरीबन आपके पास इंग्लिश के अंदर जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। आई थिंक ये मेरे पास 2022 का पेपर है। मुझे इसका एग्जैक्ट 9 क्लास के मुझे मार्क्स स्कीम याद नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके 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 9 क्लास के अंदर टोटल 75 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है। 75 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है, जिसमें से आपके पास 30 मार्क्स का आपका जो होता है पेपर वन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग पैसेज, और 45 मार्क्स का आपका P2 होता है CRQ एसे लेटर ईमेल। तो अगर आप P2 के बारे में स्पेसिफिकली बात करो तो P2 में आपके जो मेन सबसे टॉपिक्स हैं वो CRQs हैं और आपका एसे है। लेटर तो आप बाद में भी कर सकते हो, मगर मैं अगर अपनी टिक बताऊं जो मैं करता था पेपर में, सबसे पहले मैं करता था एसे राइटिंग। पेपर P2 खोलते ही मैं एसे करता था। उस वक्त मेरे पास वर्ड्स बहुत अच्छे होते थे, उस वक्त मेरा माइंड फ्रेश होता था, उस वक्त मेरे पास लिखने के लिए एनर्जी होती थी, तो मैं एसे में पूरे नंबर गेन करता था, 18/18। फिर मैं आता था CRQ उसके ऊपर, CRQ उसको बड़े अच्छी तरह पढ़ के समझ के सुकून से आंसर करता था। फिर मेरे पास एंड में टाइम बचता था, तो मैं CV, हमारे यहाँ सेकेंड ईयर में CV होती है, बनाने को आती है, या फिर ईमेल आती है, तो मैं फिर CV या फिर ईमेल लिखता था लास्ट टाइम में। और वो बिल्कुल आराम से और बहुत सुकून से लिखता था, क्योंकि CV और ईमेल तो बहुत आसान होता है लिखना, तो वो बच्चे मोस्टली फुल नंबर्स दे लेते हैं एंड टाइम पे भी, 10 मिनट पहले भी वो बच्चे कर लेते हैं। तो असल मेन आपका CRQ और एस से है। सो पार्ट B पे आते हैं CRQs के। इन द गिवन पैसेज द ऑथर्स टोन कैन बी कंसिडर्ड न्यूट्रल।
अब उसने खुद बताया हुआ है हमें इस पैसेज के अंदर ऑथर की जो टोन है वो है न्यूट्रल, ठीक है। गिव एनी टू फ्रेजेस यानी कि सेंटेंसेस टेक्स्ट के अंदर से फ्रॉम द पैसेज एज एविडेंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट। अब हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले तो हम कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, 3 कीवर्ड्स होने चाहिए इन द गिवन पैसेज। द ऑथर्स टोन, इस ऑथर की टोन जो है वो है न्यूट्रल। 2 कीवर्ड्स हो गए। गिव एनी टू फ्रेजेस सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट जो कि इस स्टेटमेंट को वैलिड करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच्चा कॉपी पेस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हो एग्जैक्टली, क्योंकि इसने खुद कहा है क्वेश्चन ने गिव एनी फ्रेजेस यानी कि सेंटेंसेस, यानी कि कॉपी करके हमें यहाँ पर लिख के दो ऐसे सेंटेंसेस पैसेज के अंदर से ही जो कि इस स्टेटमेंट को वैलिडिफाई कर रहे हो। अब यहाँ पे तो बच्चा बहुत सिर्फ जाएगा ढूंढने को और लिख देगा, पूरा नंबर ले लेगा एंड इट इज़ सो। बहुत ईजी है। इसमें तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपनी कि ऑथर की जो टोन है वो न्यूट्रल है, तो सबसे पहले न्यूट्रल को समझना पड़ेगा। यानी कि ना ही तो वो किसी के फेवर में है, ना ही वो किसी की अनफेवर में है, वो एक जनरल बात कर रहे हैं। तो उस जनरल बात को उस फ्रेज को हाईलाइट्स करने के लिए हमें जो है एक जनरल बात को लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब इसके लिए पता है क्या होगा, हमेशा न्यूट्रल टोन के लिए होता ये है, हमें जब 2 फ्रेजेस मेंशन करने होते हैं तो वो हम एक लेते हैं जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हो और दूसरा भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा हो, मगर दोनों एक ऐसे डिफर कर रहे हो एक दूसरे से कि दोनों न्यूट्रल को शो कर रहे हैं और दोनों अपने अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। सो अब यहाँ से न्यूट्रल के लिए अगर मैं फ्रेज ढूंढूँ तो अगर मैं इस पर आऊँ, ट्राई यूजिंग लैंग्वेज दैट इन्वॉल्व्स योर ऑडियंस, फॉर एग्जाम्पल आस्किंग क्वेश्चन सच एज व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस और हाउ डिड वी अराइव एट दिस कंक्लूजन इन्वॉल्व्स द ऑडियंस इन एन एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस और डिस्कशन, ठीक है। एक मैं यहाँ से कुछ ले सकता हूँ समवॉट, मगर आगे चल के देखते हैं हम आगे। Your voice is a very flexible and powerful tool. Play around with the volume and pitch. ये तो आपका एक न्यूट्रल वे में नहीं है, आपका एक फेवर में हो गया। ये तो आपके पॉइंट्स बता दिए। Always try to convey enthusiasm and energy through the use of your voice. एक ये भी मेरे पास फ्रेज हो सकता है। Try to take a few deep breaths before you make your presentation, making conscious effort to slow your breathing down and taking in more. ये भी आपका मेथड हो गया, मेथड नहीं बताना हमें। During your presentation, use pauses after questions or at the end of sections to allow comfortable breathing patterns. तो ये तो आपका एक मेथड आ गया, मगर न्यूट्रल टोन को कौन शो कर रहा है? एक तो ये कि ट्राई यूजिंग लैंग्वेज दैट इन्वॉल्व्स योर ऑडियंस, एक ये फ्रेज हो गया, ये एक न्यूट्रल वे में है। और ऑलवेज ट्राई टू कन्वे इंथुजियाज्म एंड एनर्जी थ्रू द यूज़ ऑफ योर वॉइस, हमेशा अपनी वॉइस के ज़रिए उसको, मतलब एक न्यूट्रल वे ही है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, you also need to deliver it in a lively, flexible, interesting way. In this leaflet, we suggest many ideas for invoking energy in your presentation style. ठीक है, एक ये भी फ्रेज हो सकता है। To begin with, imagine that you are in the audience for a presentation. What might grab your attention, stimulate your imagination? इनसे ये तो आपका न्यूट्रल नहीं है, तो आपका इंटेरोगेटिव हो गया, न्यूट्रल नहीं है ये। The more familiar you are with your material, ये तो आपके methods हो गए। Familiarize yourself with the words or phrases in your presentation, ये भी आपके methods हो गए। इंडिविजुअल, दिस विल हेल्प टू कीप योर चूजिंग ऑब्जेक्टिव, ये भी आपके इंडिविजुअल्स हो गए। इन दिस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अपेयर कॉन्फिडेंट ऑल टाइम्स, ये भी आपके वो हो गए फिजिकल बैरियर्स वाले। आई कॉन्टैक्ट भी आपका है वो हो गया, मेजर हो गया। अब देखो यहाँ से बच्चा सोच सकता है कि यार यहाँ पर भी मेथड दिए हुए हैं, इस पैसेज को भी कट कर दो, यहाँ पर भी मेथड दिया हुआ है, इस पैसेज को भी कट कर दो, यहाँ पर भी आई कॉन्टैक्ट का मेथड दिया हुआ है, जिसमें मेथड दिए हुए उनको कट कर दो। अब सिंपली मेरे पास खुद ही चीज़ें बच जाएंगी, एक मेरे पास ये वाले पैसेज भी बचेंगे एंड वाले, ये और ये। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लैंग्वेजेस वाला फ्रेज उठा सकता हूँ। ट्राई यूजिंग लैंग्वेज दैट इन्वॉल्व्स योर ऑडियंस, नंबर 1 एक ऐसी फ्रेज उठा सकता हूँ मैं। इसमें न्यूट्रल बात कर रहे हैं, वो कोई मेथड नहीं बता रहा वो। ऑलवेज ट्राई टू कन्वे इंथुजियाज्म एक जर्नल बात होती है, एनर्जी भी जर्नल बात होती है थ्रू द यूज़ ऑफ योर वॉइस। तो इस तरीके से हम फ्रेजेस को निकाल के ऑथर की टोन को न्यूट्रल कर सकते हैं, ठीक है ना। पार्ट सी, इन योर ओपिनियन, अब वो हमसे पूछ रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने कॉपी पेस्ट को कहा, हमने कॉपी कर दिया, अब हमसे पूछ रहे हैं। अगर हम अपने आप इन योर ओपिनियन, एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस पैसेज ऑन द रीडर, डिस्कस इन 2 पॉइंट्स। वाओ, इतना आसान। अगर मुझसे कहा जाए कि इस पैसेज को पढ़ने के बाद मुझ पे क्या गुजरी या मुझे क्या असर हुआ इसका, तो 2 पॉइंट्स में डिस्कस करो। नंबर 1 पॉइंट बताए मैं क्या लिखूंगा, इन अवेलिंग इंफॉर्मेशन।
मुझे इन्फॉर्मेशन अवेल हुई, अवेलिंग इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉजन बी एक्नॉलेज बिफोर, जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। एक बेनिफिट मेरा ये हो गया, एक इम्पैक्ट मुझ पर ये हो गया कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। दूसरा दूसरा इम्पैक्ट मुझ पर ये हो सकता है कि दूसरा इम्पैक्ट मैं ये बता सकता हूँ कि आई गॉट फैमिलराइज विद न्यू मेथड्स, फैमिलराइज विद न्यू मेथड, और उन न्यू मेथड्स को फैमिलराइज करके, अभी तो मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, मैं तो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, अब इन पॉइंट्स को एलेबरेट आप खुद करेंगी, ठीक है। तो अवेलिंग इन्फॉर्मेशन में मैं ये लिखूंगा कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे पहले रीडिंग का नहीं पता था, मैं पहले एक मतलब एक नूब रीडर था, मैं इतना प्रोफिशिएंट नहीं था। आगे जाके जब मैंने ये पैसेज पढ़ा तो मुझे रीडिंग की कुछ हेल्पफुल चीज़ें मिली। नंबर 2, फैमिलराइज मैंने अपने आप को न्यू मेथड से किया, जैसे कि वॉइस प्रोडक्शन, कॉन्फिडेंस लेवल को, इन सब को मैं मुझे पहले नहीं पता था, तो मैं इन सब न्यू मेथड से भी अवेयर हुआ। अवेयर होने के बाद मैंने आज से ये चीज़ें प्रैक्टिस करने की नहीं शुरू कर दी, तो ये मैं एग्जामिनर को बता सकता हूँ कि मेरे ऊपर ये इम्पैक्ट हुआ है। आसान है, नॉट अ बिग डील। मेरे ख्याल से आप मुझसे ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, यू आर मोर इंटेलिजेंट। समराइज द गिवन पैसेज इन नो मोर देन 100 वर्ड्स। अब ये तो खैर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, मगर फिर भी इसको कंसिडर करना चाहिए। 100 वर्ड्स का मतलब है, अगर आ है तो एक वर्ड हुआ, दा है तो एक वर्ड हुआ, नाइदर है तो एक वर्ड हुआ। तो इन सबको काउंट करते 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 आपको इस पैसेज की समरी लिखनी है, 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं रखनी। करोगे तो नंबर कट जाएंगे। टोटल 5 मार्क्स का है। कोशिश करो कि सारी लाइन्स को यूटिलाइज करो और अच्छी तरह लिखो। समरी में क्या आएगा, ऑथर की स्टार्टिंग बताओ, ऑथर की मेन बॉडी बताओ अपनी ओन वर्ड्स में, और ऑथर की कंक्लूजन बताओ अपने ओन वर्ड्स में। इन तीनों को मिलाकर अपने ओन वर्ड्स में, समरी का मतलब है ओन वर्ड्स, यहाँ पर कॉपी पेस्टिंग नहीं चलेगी। अपने ओन वर्ड्स में जो आपको समझ आया पैसेज पढ़ के वो डिस्क्राइब करना है, कोई ऊट पटांग बातें नहीं लिखनी। तो इस तरीके से आप CRQs को कर सकते हो। CRQs आर वेरी इजी यार, इतना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर होता ही है, बच्चे की अपनी इंटेलिजेंसी शो करानी पड़ती है। बच्चा खुद अपने वर्ड्स को, अपने माइंड को टेक्निकली और इंटेलिजेंटली कितना इस्तेमाल करता है, एग्जामिनर वो देखता है। सो आई थिंक मेरे लिहाज से आज के लिए इतना काफ़ी था, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा आपको एस्से राइटिंग, और उसके बाद एंड में मैं आऊँगा लेटर राइटिंग पे, ठीक है ना। तो क्योंकि एस्से राइटिंग पे पूरा एक लेक्चर चाहिए होगा बहुत बड़ा, और फिर लेटर राइटिंग पे भी एक लेक्चर चाहिए होगा, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।